कुछ ऐसे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिससे मैथ्स की ब्यूटी एकदम निखर के आती है। मतलब मजा आ जाता है कि इस सब्जेक्ट के साथ हम एसोसिएटेड है, इसको कर रहे हैं। आज एक ऐसे ही जेई लेवल बायनोमियल के कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू ये प्रूव हुआ कि इंसान एआई से आगे है। इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्लास 11वीं का बच्चा भी 2 लाइन में कर सकता है, इतना इजी है। अब देखिए, मैं एक्चुअली डबल समेशन का एक वीडियो बना रहा था, तो वीडियो बनाते हुए ये क्वेश्चन सामने आया। ये क्वेश्चन को जरा एक बार ध्यान दीजिए। देखने में काफी एकदम भयानक सा लग रहा होगा कि यार ये कैसे सॉल्व होगा, ऊपर तो डबल समेशन है, उस पर भी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसके अंदर ये एलसीएम लिया जा रहा है, फिर ये हो रहा है, ऐसे कैसे करेंगे भाई, तो कोई सीरीज बन भी नहीं रही है। ये देखने में डरावना जरूर है, पर है बहुत इजी। इजी कैसे, जरा समझते हैं। और इसका एआई से क्या कनेक्शन है, किस तरह से कनेक्टेड है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक शेयर कर दीजिए और इसका आनंद उठाइए। भाई, पहली बात तो हम इस वीडियो में एक कूल कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और फिर हम उस कॉन्सेप्ट को किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं उन चीजों को, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया जाएगा। सो दिस इज इजी। व्हाई दिस इज इजी? बिकॉज एवरी टर्म इज ऑफ दिस फॉर्म। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसके अंदर दो नंबर्स का एलसीएम है और नीचे उनका प्रोडक्ट है। अब एक चीज सोचो, दो नंबर्स का एलसीएम और दो नंबर के प्रोडक्ट को हम बड़े आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। भाई, एलसीएम ऑफ ए एंड बी उनके मल्टीप्लीकेशन से या तो छोटा होगा या इक्वल होगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए, 8 और 21। 8 और 21 का जो एलसीएम होगा वो 8 इंटू 21 ही होगा, लेकिन 8 और 20 का जो एलसीएम होगा वो 40 होगा, जो उनके मल्टीप्लीकेशन से छोटा होगा। तो कभी ये तो हो नहीं सकता कि एलसीएम उनके मल्टीप्लीकेशन से बड़ा हो जाए, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन खुद एक मल्टीपल है और एलसीएम हैज टू बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कभी ऐसा सिनेरियो होगा, कभी ऐसा सिनेरियो होगा। और ये कब होगा, ये कब होगा, ये भी हम बचपन में पढ़ चुके हैं, चाइल्डहुड में, कि भाई जब ये दोनों को प्राइम होंगे, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तब उनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ जाएगा। ये बचपन में सीखा ही होता है एलसीएम निकालने की टेक्निक। और अगर उनके बीच में कुछ कॉमन फैक्टर है, जैसे यहां पर 4 एक कॉमन फैक्टर है, तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एलसीएम नहीं आएगा, एलसीएम उससे छोटा है। ये चीज छोटा बच्चा भी जानता है। अब सीधी सी बात है कि जब एलसीएम न्यूमरेटर में, प्रोडक्ट नीचे है, तो एलसीएम अपॉन ए बी 0 से 1 के बीच में होगा, 1 भी हो सकता होगा। तो उसका बॉक्स यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या तो 0 होगा या 1 होगा। यही दो सिनेरियो आते हैं। 0 कब होगा, जब एक कॉमन फैक्टर है और एलसीएम छोटा हो गया प्रोडक्ट से। और 1 कब होगा, जब को प्राइम है, ए और बी के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अपार्ट फ्रॉम 1। उस सिनेरियो में ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है, और यहां पे ए और बी हम डिस्टिंक्ट नंबर्स ले रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस जगह, इस समेशन में, ये एनसीआर और एनसीएस जब को प्राइम होंगे तो आंसर 1 आएगा उस बॉक्स का, और अगर को प्राइम नहीं होंगे, कॉमन फैक्टर है, तो आंसर 0 आएगा। तो इसका मतलब समेशन में हर टर्म है तो 0 या 1 ही। अब समेशन में अगर हर टर्म 0 या 1 है, तो सवाल ये उठता है ऐसा कब होगा और ऐसा कब होगा। मान लीजिए एन की वैल्यू बहुत बड़ी है, 12 लाख है, तो कैसे चेक करें कि कब कब कितनी बार 1 होगा, कितनी बार 0 होगा? क्योंकि आंसर बहुत सिंपल है, जितनी बार 1 आएगा वही आंसर है, समेशन करना है। सारी टर्म्स ऑल 0 है बहुत सारी, उसमें से कुछ टर्म 1 है, तो कौन कौन सी 1 है, क्या है, कैसे पता चलेगा? अब यही बैटल हुआ इंसान और कंप्यूटर्स के बीच में। कैसे हुआ, उस बैटल की कहानी अब जरा ध्यान से सुनिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मजा आने वाला है। एआई बच्चों कोई एक नई चीज नहीं है, मतलब इट इज नथिंग न्यू। कंप्यूटेशन डिवाइसेस हमेशा से एग्जिस्ट करते थे। लोग पहले वो चौक बोर्ड या कुछ ऐसे डिजाइन बना के कंप्यूटेशन किया करते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए, फिर कंप्यूटर्स आ गए, फिर अब एआई आ गया। इससे हमारी कंप्यूटेशन यानी कैलकुलेशंस करने की जो ताकत है वो बढ़ती चली गई डिवाइसेस की हेल्प से। और हमेशा से वो रहता ही है कि डिवाइसेस की हेल्प से हमारी कंप्यूटेशन की पावर बढ़ रही है। ये एआई सबसे स्ट्रांग जरूर है, बिकॉज इसकी जो कंप्यूटेशन पावर है वो इल्यूजन ऑफ थिंकिंग जरूर देता है। ऐसा लगता है खुद सोच रहा है, जबकि वो एक्चुअली कंप्यूटेशन करके प्रोबेबिलिटीज निकाल के जो आपको प्रेजेंट कर रहा है वो एक प्रोबेबल आंसर होता है। वो सोच नहीं रहा है एसेंशियली। नाउ ह्यूमंस इन सब चीजों को यूज करते थे अपग्रेड करने के लिए स्वयं को। और फिर भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं हमारे सामने जिसमें डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग
और कंप्यूटिंग एकदम एविडेंट हो जाता है। और ये जो हमने आज का एग्जाम्पल लिया है, जो एक जेई लेवल प्रॉब्लम है, ये इसी चीज को दिखाता है कि थिंकिंग और कंप्यूटिंग में क्या फर्क है। और ये हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होने वाला है। तो चलिए, पास्कल ट्रायंगल सबने देखा होगा, वही एनसीआर वाला, उसी के बारे में हम शुरू करते हैं और इस चीज की बात करते हैं। सबने देखा होगा, वो ऐसा दिखता है। इसमें क्या होता है, हर एक रो है, और हर एक रो जैसे ये इसको अगर हम, ये n इक्वल टू 0 वाली रो है, ये 1 वाली रो है, ये n इक्वल टू 2 वाली रो है, तो ये 2c0 2c1 2c2 है, ये 3c0 3c1 3c2 3c3 है। तो ये सारी टर्म्स इसमें एनसीआर ही होती हैं। मतलब अगर आप ये वाली रो तक जाएंगे तो ये 7c0 7c1 7c2 7c3 7c4 7c5 7c6 7c7 होता है। ये पास्कल ट्रायंगल सब लोग जानते हैं। अब आप इन टर्म्स को भूल जाइए, ये जो एजेस में 1 लिखे हुए हैं, क्योंकि हमसे बोला गया है कि r की वैल्यू 0 और n नहीं है। तो जैसे हम 7c r की बात कर रहे हैं, तो 7c0 नहीं लेना और 7c7 नहीं लेना। तो 7c0 भी 1 होता है, 7c7 भी लेना 1 होता है। तो जो बची हुई टर्म्स है वो यही होंगी, ये इन्हीं के बारे में बात करनी है। तो मैंने एजेस शेड कर दिए कि जो भी है इस बीच वाले पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कि एनसीआर और एनसीएस जिनका कंपैरिजन है उस समेशन में दिया था आर और एस 0 और n नहीं है। ध्यान से देखिएगा। अब इसमें कोई भी दो टर्म ले लो, किसी भी रो में कोई भी एक रो उठा लो, उसमें कोई भी दो टर्म ले लो, आपको एक कॉमन फैक्टर दिखेगा। जैसे ये दो रो टर्म ली हमने इस वाली रो में, अब इसमें और इसमें देखिए कॉमन फैक्टर है 15 और 6 में कॉमन फैक्टर 3 है। ये क्या था, 62 63 64 65 60 61 62 63 64 65। देखिए इन दोनों में है। इनफैक्ट और भी देखिए, चेक करके देखिए, ऐसे इधर देख लीजिए, इन दोनों में भी कॉमन फैक्टर है 14। ये क्या है, 8c1 8c2 8c3 और 8c4, इन दोनों में भी कॉमन फैक्टर है। और देख लीजिए, ये देखिए इन दोनों में भी कॉमन फैक्टर है 9c1 9c2 9c3 9c4 9c5 9c6 9c7 कॉमन फैक्टर है। देखिए 12 कॉमन फैक्टर आ रहा है, उधर भी देख लीजिए कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम कोई भी दो इस डायग्राम में देख रहे हैं तो कॉमन फैक्टर तो हमें दिख रहा है, क्या ये सच में हमेशा ही ट्रू है या ये सिर्फ एक इल्यूजन है? तो इसमें कंप्यूटिंग किस तरह से फेल हुई उसका बताते हैं, पर उसके पहले इंसान ने काफी कुछ इस चीज को फिगर आउट कर लिया था। इंसान का कहना यह था कि भाई किसी भी एक रो के किसी भी दो एलिमेंट के बीच में कॉमन फैक्टर हो रहे हैं, ये n अगर प्राइम है तो कहना बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि NCR इज डिविजिबल बाय n व्हेन n इज प्राइम। ये चीज हम लोग बायनोमियल वगैरह में पढ़ते हैं। कोई भी प्राइम नंबर CR होता है तो वो उस प्राइम नंबर से जरूर डिविजिबल होता है, बस R जो है 0 और वो n के इक्वल नहीं होना चाहिए। दिस वी यूज कंटिन्यूअसली इन ऑल द रिमाइंडर प्रॉब्लम्स दैट वी डू। तो इसी चीज को देखोगे तो अगर कहीं भी आप एक ऐसी रो ले लो जिसमें n अगर प्राइम है तो उसमें तो सारों में वो एक कॉमन फैक्टर, वो प्राइम नंबर आएगा ही आएगा। जैसे ये देखो, ये 7th वाली है, तो 7c1 7c2 7c3 7c4 7c5 7c6, इन सब में 7 एक कॉमन फैक्टर है। तो इस रो के लिए तो बात हो ही गई कि हाँ एक रो में इसमें तो कोई से भी दो उठा लो आपको कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। तो बेसिकली प्राइम के लिए तो पहले से ही ट्रू है। बट व्हाट अबाउट व्हेन इट इज नॉट अ प्राइम? जब प्राइम नहीं है तो क्या कहें? अब जब प्राइम नहीं है तो क्या इसके पास, हमारे पास कोई प्रूफ है? क्योंकि ऑब्जर्वेशन से तो ऐसा दिख रहा है कि हाँ यार कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, पर कब तक? हमने तो 9 तक के देखा, हम प्रूफ कैसे मान लें? और ये क्वेश्चन ने मैथमेटिशियंस को बहुत परेशान किया। ऑल्सो लुकास थ्योरम जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जो हमें इन सब में रिमाइंडर्स वगैरह कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करती है, वो भी फेल होगी। और किसी बच्चे को लुकास थ्योरम पे भी वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, वो भी फेल हो गई। अब कॉमन फैक्टर चेक नहीं हो रहा था, इंसान कर नहीं पा रहा था, तो लोगों ने कंप्यूटर्स की हेल्प ली, कंप्यूटेशन पावर की। कंप्यूटर्स विद ऑल देयर एल्गोरिथम्स कुड नॉट प्रूव इट दैट फॉर एवरी n दिस विल बी ट्रू या नॉट ट्रू, या कोई ऐसा n मिल गया जहां पर आपको ऐसे दो मिल गए जो आपस में कोप्राइम हो किसी भी एक रो में। पर उन्होंने वेरीफाई जरूर कर दिया कि कॉमन फैक्टर्स हैं एटलीस्ट इस नंबर तक। उस जमाने तक कंप्यूटर्स में इतनी ताकत थी, वेरीफाई जरूर कर दिया। और यह भी कोई आसान काम नहीं है। सोचो, आप
15,000 उस तक जा रहे हो, उसमें कितने सारे नंबर्स हैं, हर नंबर को हर एक दूसरे नंबर से कंपेयर करते चले जाना है और देखना कॉमन फैक्टर है कि नहीं। तो 15,000 तक तो साबित कर दिया उन्होंने कि हाँ यहां तक तो नहीं है, पर आगे का पता नहीं भाई, प्रूफ नहीं है। साबित कर दिया पर प्रूफ नहीं है, मतलब ये बता दिया कि यहां तक नहीं है, यहां तक हमने वेरीफाई कर लिया। ये हमारी कंप्यूटेशनल पावर ने हमारी हेल्प की है, पर दिस इज नॉट द प्रूफ। वी कैन नॉट से दिस इज ट्रू फॉर लेट्स से एवोगैड्रो नंबर। अब अगर एवोगैड्रो नंबर तक जाएं तो वहां पर हो सकता है मे बी कोई दो ऐसे एनसीआर मिल जाए जिनके बीच में कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब वन ही हो कॉमन फैक्टर। अब इंसानों ने कहा चलो लेट अस एक्चुअली ट्राई, हो गया बहुत इस क्वेश्चन का नाटक, हम ट्राई करके देखते हैं, अब हम करेंगे। सो इसका प्रूफ बच्चों इतना इजी है कि मैंने बताया था क्लास 11th का बच्चा भी कर सकता है। जस्ट सी द एलिगेंस ऑफ द प्रूफ। लेट्स स्टार्ट। पास्कल ट्रायंगल सिमेट्रिकल है, तो आप देख सकते हैं ना इसके इधर और इधर सेम ही है, तो हमें कंपेयर करने के लिए लेफ्ट और राइट में कंपैरिजन की जरूरत भी नहीं है। मतलब अगर आपको 84 को 36 से कंपेयर करना है तो आप कह सकते हो मैंने 84 को इस वाले 36 से कंपेयर कर लिया, आपको ये साइड तक जाने की जरूरत भी नहीं है, यू डोंट इवन नीड टू गो टू दिस साइड। तो हम क्या करेंगे, हम आधों को फॉरगेट ही कर देंगे, हम सिर्फ इसी पार्ट के बारे में बात करेंगे और इसी पार्ट के अंदर ही डिस्कशन कर लेंगे और काम हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि हम कुछ तुक्का मार रहे हैं। इफ यू वांट टू कंपेयर दीज टू इज एसेंशियली सेम एज कंपेयरिंग दीज टू, इफ यू वांट टू कंपेयर दीज टू इट इज सेम एज कंपेयरिंग दीज टू, तो काम हमारा चल जाएगा। तो हम आधे में ही करेंगे। अब हम कंपेयर करेंगे एनसीआर और एनसीएस को, फिर आर और एस जीरो नहीं है, एन तो हो भी नहीं सकता क्योंकि हमने उस साइड की बात कर ली है, और आर और एस दोनों n/2 से छोटे हैं या इक्वल है, इसलिए आर प्लस एस लेस देन इक्वल टू एन है, उनका एडिशन एन से बड़ा नहीं हो सकता। करेक्ट। तो हमने आधे साइड की बात कर रहे हैं, फेयर कॉमन सेंस है, कोई भी इंसान लगा देगा। अब ये बताइए n लोग हैं, हमें नंबर ऑफ वेज चाहिए टू सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ आर एंड उस बचे हुए में से नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ एस। मतलब n लोग हैं पार्क में, उसमें से आर का एक ग्रुप बनाना है और बचे हुए में से एस का ग्रुप बनाना है, मतलब आर और एस के दो ग्रुप्स बनाने हैं। तो कैसे करेंगे भाई, सिंपल सा तरीका है, n चूज आर फर्स्ट ग्रुप, अब बचे हुए लोगों में से एस का ग्रुप बनाना है, तो n माइनस आर, क्योंकि आपने आर को तो एक ग्रुप में डाल दिया, अब पार्क में n माइनस आर लोग खड़े हुए हैं, तो n माइनस आर में से आपने एस और चूज कर लिए, तो ये दूसरा ग्रुप बन गया। इनको मल्टीप्लाई कर दिया, आपको नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे। आपने बेसिकली आर और एस के ग्रुप बनाने के तरीके ढूंढ लिए, मतलब 100 लोग हैं, आपने नंबर ऑफ वेज ढूंढ लिया कि आपको 10 लोगों का एक ग्रुप चाहिए और 32 लोगों का एक और ग्रुप चाहिए, तो 100C10 इंटू 90C32, उस तरह की चीज हो रही है। पर यह काम आप ऐसे भी कर सकते थे कि पहले आप 32 लोगों का ग्रुप बना लेते, तो 100C32 इंटू 68C10, काम वही होता था। आप पहले एस का ग्रुप बनाओ फिर आर का बनाओ बचे हुए में से, या पहले आर का बनाओ एस का ग्रुप बनाओ, अल्टीमेटली आपको नंबर ऑफ वेज सेम ही मिलने वाले हैं। सो दे मस्ट बी इक्वल, ये दोनों चीजें इक्वल होंगी। और आप एक्चुअली इसको देख भी सकते हो, आप सिंपली एक्सपैंड करोगे ना n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, उस वाली टर्म को, ये ऊपर n माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन s फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस s फैक्टोरियल, ये इससे कट जाएगा, आपको यही आंसर आएगा दोनों से, इससे भी और उससे भी। यू विल गेट द सेम आंसर। तो ये दोनों इक्वल होते हैं। अब अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो एनसीआर और एनसीएस के लिए ये रिलेशन वैलिड है कि एनसीआर इंटू एन माइनस आर सी एस इज इक्वल टू एनसीएस इंटू एन माइनस एस सी आर। और आप कह रहे हैं मान लीजिए ये कोप्राइम है, मान लेते हैं कोप्राइम है, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो अब इधर देखो इसका कोई भी फैक्टर इधर तो बैठा नहीं है, पर ये जो चीज है ये पूरी चीज इसका फैक्टर है, क्योंकि दिस इनटू दिस इज गिविंग दिस, ये जो बबल के अंदर पड़ा हुआ है ये पूरा बबल इसका फैक्टर है, पूरा का पूरा बबल। अब इसके अंदर का कोई भी कंपोनेंट, इसका कोई भी फैक्टर, इसका तो फैक्टर है नहीं, तो ये पूरा का पूरा इसका फैक्टर होगा। अब बात समझ पा रहे हैं, फिर से सुनिए, ये पूरा मल्टीप्लीकेशन इसका फैक्टर है, क्यों, क्योंकि दिस इनटू अनदर नंबर गिव्स यू दिस, तो दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, इसका फैक्टर है। अब आप ये पूछेगा भाई मैं यहां पर कहीं पे ऐसा फैक्टराइजेशन करोगे तो मैं बन जाना चाहिए यहां पे, मान लीजिए अगर ये 12 भी आता है या लेट्स से 15 आता है, तो 15 ये कहना चाह रहा है कि मेरे को यहां से इसका मतलब कॉमन निकाला जा सकता है, पर ध्यान दीजिए 15 का कोई भी फैक्टर इसके पास नहीं है, तो पूरी जिम्मेदारी 15 को कॉमन देने की इसकी होगी कि अपन कॉमन देगा, क्योंकि तुम तो दे नहीं सकते, ना 3 है इसमें ना 5 है, यही तो हमने कहा ना, दे आर को प्राइम।
दे आर को प्राइम, तो पूरी पूरी जिम्मेदारी इसकी है। तो ये कहेगा हाँ हाँ मैं दूंगा, मैं इसको एज अ फैक्टर प्रोवाइड करूंगा। परफेक्ट, दिस इज व्हाट इट विल क्लेम, बट दैट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि भाई एनसीआर एन माइनस एस सीआर से बड़ा है, क्योंकि ये देखो ये बड़ा है। इट्स लाइक सेइंग 15C4 हमेशा 15-7C4 से बड़ा ही होगा। 15 में से 4 लोग चूज करने के तरीके 8 में से 4 से तो बड़े ही होंगे, ये हमेशा ही बड़ा है। वो कह रहा है कि हाँ मैं एज अ फैक्टर दूंगा, भाई उसकी औकात ही नहीं है, वो दे नहीं सकता। तो इसका मतलब आपने जो एक को प्राइम अज्यूम किया ये गलत है, हेंस प्रूव्ड, डन, को प्राइम है ही नहीं वो। यानी वो जो हमें दिख रहा था ना कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, वो आते चले जाएंगे, हेंस प्रूव्ड, खत्म, गुड बाय, गया, डन, फिनिश। मतलब एनसीआर और एनसीएस व्हेन आर एंड एस आर नॉट 0 और n, तो उनके बीच में हमेशा एक कॉमन फैक्टर रहता है, हमेशा पक्का आएगा 1 के अलावा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इसका मतलब मैथ्स जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ जेई नाम के एग्जाम के लिए तैयारी मत करो, दुनिया बहुत चेंज हो गई है। ओरिजिनल थॉट बिल्ड करो, ताकि आप भी फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम्स जब आप रियल लाइफ में जाओ तो कुछ नया सोच सको, कुछ कर सको। क्योंकि कंप्यूटेशन पावर जो चीजें रिडंडेंट हैं या डेली हो रही हैं उनको तो ऑटोमेटिक करता ही जा रहा है। आपकी वैल्यू तब होगी जब आप कुछ ओरिजिनल सोचोगे, जब आप आगे रियल वर्ल्ड में जाओगे। नॉन ओरिजिनल आईआईटीएन इज डेफिनेटली लेस देन एन ओरिजिनल थिंकर। तो पूरे डिटेल में पढ़ो, अभी सब्जेक्ट को समझने के लिए सीखो, पेपर लीक वगैरह पे ध्यान मत दो, और एप्लीकेशन पर फोकस करो कि कैसे हम खुद क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्वेश्चन को कैसे ट्राई करना है, सोचने का क्या तरीका है, किस तरह से अप्लाई करना है। सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स मत देखो, कई बच्चे सिर्फ लेक्चर्स देखते हैं, प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस पे ध्यान कम होता है। और हमारे कोर्सेज वगैरह आप देख सकते हैं, हमारे कोर्सेज वगैरह में हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग और थॉट बिल्डअप हो। More than just exam, we are talking about the subject. We teach JEE Maths in detail. You can look at our courses. अब by the way, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिख के बताइएगा। यही आज का होमवर्क है और अभी बहुत इजी हो गया। ऐसे वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।